नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, जहां के लौंथरू गांव की रहने वाली सविता कंसवाल ने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से, जो कि 8000 से ज्यादा ऊंचाई पर है, सफल आरोहण किया है। ऐसा करने वाली सविता उत्तराखंड की पहली और भारत की चौथी महिला हो गई हैं। सविता की सफलता पर उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है। अब सविता का अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 1 अप्रैल को अभियान की शुरुआत हुई थी। इस आरोहण में सविता के साथ लद्दाख के पर्वतारोही स्टीफन डेसल शामिल थे। इस सफल आरोहण के लिए जिले के डीएम मयूर दीक्षित और नीम संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने खुशी जाहिर की है। और सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। साथ ही कहा कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा दे सकते हैं और कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जिस तरह से सीबीएसई आगे का फॉर्मूला बनाएगा, उसी तरह से राज्य बोर्ड भी काम करेगी और उसी तर्ज पर रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, उसी डिसीजन का मैं स्वागत करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी से निर्देशन लेने के पश्चात मैं आज ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी इंटर की परीक्षा को हम निरस्त करते हैं और जो भी सीबीएसई बोर्ड का कार्यक्रम आएगा हम उसी को अपना मानक बनाएंगे। तमाम कंफ्यूजन है बच्चों में भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो एग्जाम्स देना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा, आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देखा आपने कोविड-19 के दौरान बहुत से हमारे स्वजन प्रियजन हमारे मध्य में आज नहीं है। हम चाहते हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने डिसीजन लिया है, हमारे केंद्र की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि छात्रों के जीवन के हित में, शिक्षकों के जीवन के हित में, अभिभावकों के हित में कोई अब जनहानि ना हो। और राज्य में भले ही एग्जाम कैंसिल हो गए हों, लेकिन कई छात्र चाहते हैं कि वो एग्जाम दे ताकि उनकी साल भर की मेहनत का फल उन्हें जिंदगी भर मिले। हालांकि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, उनके पेपर कैसे होंगे, कब होंगे, अब तक इसका कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है, जिससे अभिभावक भी परेशान हैं। मोस्टली जो दोस्त हैं हमारे सारे अपसेट है इसको लेके, क्योंकि यूजुअली जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछले एग्ज़ाम्स को इग्नोर करते हैं। ये जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उसमें हम करके दिखाएंगे अच्छा, और हमारा पिछला रिज़ल्ट अच्छा नहीं था तो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल से कर लेने चाहिए थे, मैं भी रेडी था करने के लिए। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी अगर हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारी सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि आगे जाके हमारे करियर में हमारा 12th का रिज़ल्ट ही देखा जाता है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में उदास, मतलब बच्चे परेशान होंगे। बच्चों को अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से तो वो ऑप्ट कर सकते हैं दोबारा एग्ज़ाम लिखने के लिए, बट इससे मालूम नहीं है प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उससे रिजल्ट्स और डिले हो जाएंगे। अब रिजल्ट्स और डिले होने से उनका फिर नेक्स्ट सेशन माइट बी नेक्स्ट ईयर कुछ अफेक्ट ना हो जाए। और अब बात प्रदेश में कोरोना केस की कर लेते हैं। तो बुधवार को राज्य में कोविड के 1003 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 2778 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब सिर्फ 25,300 रह गई है। नए केसों की बात करें तो देहरादून में 216, हरिद्वार में 171, पिथौरागढ़ में 126, नैनीताल में 119, उधम सिंह नगर में 44, अल्मोड़ा में 54, बागेश्वर में 9, चमोली में 58, चंपावत में 4, पौड़ी में 57, टिहरी में 79, उत्तरकाशी में 18 और रुद्रप्रयाग में 48 नए कोरोना केस सामने आए हैं।
तो कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हुए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कोरोना पे बात करेंगे, उससे पहले जो एग्जाम उत्तराखंड बोर्ड के रद्द हुए हैं 12th के, उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। आपकी भी पेरेंट्स और बच्चों से बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं? थोड़े बच्चे तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए थे, लेकिन इस पेंडेमिक में ये फैसला बच्चों के लिए ही लिया गया है। तो किस तरह की बात अब पेरेंट्स और बच्चे कर रहे हैं? बिल्कुल नीरू, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी हमने सुने स्टूडेंट्स की, वैसी ही प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सीबीएसई बोर्ड जो पूरे देश के सभी राज्यों में जिसके स्कूल्स हैं, उसने ये बड़ा फैसला लिया था कि वहाँ पर एग्जाम्स नहीं हो। खुद प्रधानमंत्री ने वो बैठक ली थी और उसके बाद अब तमाम राज्य, अलग अलग राज्य परीक्षाओं को, मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा उत्तराखंड हो, ऐसे तमाम राज्य भी, गुजरात हो, इन्होंने भी एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स को। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में, बल्कि पूरे देश में जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको इस फैसले का असर उन पर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से आगे एग्जाम्स होते हैं या फिर एडमिशन्स होते हैं, नेक्स्ट कॉलेजेस के एडमिशन्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो मार्किंग होती है 12th की, उसका असर देखने को मिलता है। बच्चों में जो संशय की स्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि चलिए ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां तो असेसमेंट लगातार होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है, जो बोर्ड्स हैं तमाम, वहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए जो बच्चे हैं उनमें शंकाएं बहुत ज्यादा हैं इसको लेकर। बिल्कुल नीरू, बच्चों के मन में शंकाएं हैं और क्योंकि बोर्ड इस एग्जाम को करवाएगा, उत्तराखंड का जो शिक्षा बोर्ड है, तो उसके में सबसे बड़ी बात, अरविंद पांडे ने बात साफ कर दी शिक्षा मंत्री ने कि जो पैटर्न सीबीएसई फॉलो करेगा उसी पैटर्न को स्टेट फॉलो करेगा। जिस तरीके से सीबीएसई की मार्किंग करेगा वैसे ही मार्किंग स्टेट बोर्ड करेगा। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। और अब जिस तरह आप देख रहे हैं कोरोना के केसेस कम हुए, तो उसका हो सकता है कि स्टेट बोर्ड इसमें जो बच्चे ऑप्ट करेंगे कि वो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए किस तरह व्यवस्था बनाएगा। लेकिन हाँ, एक जो बड़ा नंबर है उसमें सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि एग्जाम यहाँ पर 12th के नहीं होंगे और सीबीएसई जिस पैटर्न को फॉलो करेगा आने वाले दिनों में, उसी पैटर्न पे उत्तराखंड बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए जाएंगे। बिल्कुल। और दीपांकर, चूंकि कोरोना की बात हो रही है तो एक छोटा सा सवाल इस पर भी कि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, अब तो बाजार भी खुलने लगे हैं, तो किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर? अब हालात बेहतर हैं पहले से? कोरोना को लेकर जो सबसे बड़ी राहत की बात रही वो कल ये रही कि 40 से 42 दिन के बाद कल जो डेथ का आंकड़ा है वो कम आया। कल सिर्फ 30 डेथ पूरे राज्य में रही है और इस बीच में अगर आपने देखा हो तो मई में एक बार डेथ का आंकड़ा 150 तक पहुंचा था, 151 डेथ हुई थी एक ही दिन में। तो जो यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर थी, उसमें उत्तराखंड अभी भी देश में दूसरे नंबर के राज्य पे था, पंजाब के बाद। तो जो अब जो डेथ कम हुई है उसका असर कहीं ना कहीं मॉर्टेलिटी रेट पर दिखेगा और जो उत्तराखंड जहाँ नंबर 2 पे चल रहा था पूरे देश में, वो नंबर यहाँ पर कम होगा। और सबसे बड़ी राहत की बात यह कि जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, वहां पर अब कोरोना के केसेस कम हुए। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 26 तारीख अप्रैल से इन शहरों को पहले बंद कर दिया गया था, जबकि पूरे राज्य में कर्फ्यू 11 मई से लगा। तो जो 14 दिन पहले बंद कर दिए गए थे शहर, उनमें अब संक्रमण की दर काफी कम हुई है। और सरकार की मंशा भी लॉकडाउन के पीछे या कोविड कर्फ्यू के पीछे यही थी कि जो मामले हैं कोविड के वो कम हो, और वो अब दिखने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में अगर कोरोना के केस इसी रफ्तार से कम हुए तो सरकार 8 जून या फिर उससे पहले भी उन जिलों में राहत दे सकती है जहां पर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। वहीं केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि 5% से कम संक्रमण वाले जिले खोले जा सकते हैं। उत्तराखंड में 8 जून तक रोज आने वाले कोरोना केस 500 से नीचे आ सकते हैं। इस बात की उम्मीद सरकार कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो 4 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद उन जिलों में राहत मिल सकती है जहां केस कम हुए। वहीं केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि उन जिलों को खोला जा सकता है जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार 5% से कम है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, टिहरी और रुद्रप्रयाग में संक्रमण की दर 8% से ज्यादा है, जबकि देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर में संक्रमण रेट 6% से कम है। तो वहीं हरिद्वार में सबसे कम 2.91% संक्रमण दर है। इसलिए अब सरकार में बाजारों को खोलने पर विचार चल रहा है। कोई दिल से नहीं चाहती कड़ाई हो। हालात ऐसे हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े और अगर आप देखेंगे इन कड़े कदमों का जो नतीजा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 10,000 से 1,000 में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर ये लगेगा कि अब स्थिति हो रही है तो सरकार जिस तरह से कड़ाई करने में रही उससे ढिलाई भी देने का काम करेगी। जैसे अभी आपने देखा इसी बार भी हमने मार्केट को 2 दिन करने का काम कर दिया।
पूरे राज्य में 31 मई को कर्फ्यू के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और कर्फ्यू का असर कोरोना के आंकड़ों पर दिखने लगा है। सरकार को उम्मीद है कि जून का महीना कोरोना पर जीत का होगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये बताए कि उनके लिए क्या प्लान है, जिनके करोड़ों के कारोबार का नुकसान कर्फ्यू से हुआ है। हमारा जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोग जो है इस कोरोना काल में जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, कोई पैकेज, चाहे हमारा छोटा व्यापारी हो, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हों। आज देख लीजिए हालत ये है कि टैक्सी मैक्सी वाले हैं, रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर से जुड़े हुए लोग हैं। राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना केस कम हो रहे हैं, उसे देखते हुए अगले हफ्ते से कुछ जिलों में कर्फ्यू का हटना और बाजार खुलना तय माना जा रहा है। वही सरकार ऐसी टाइमिंग पर विचार कर रही है ताकि बाजार भी खुल सके और कोरोना संक्रमण भी न फैले। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ के धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्वास्थ्य केंद्र में यूज किए गए ग्लव्स भेजे गए हैं। यही नहीं, सिरिंज भी काफी घटिया क्वालिटी के थे, जो इंजेक्शन लगाने के दौरान ही टूट रहे थे। इस मामले को डीएम ने काफी गंभीरता से लिया और सीएमओ को कंपनी के साथ ही सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डीएम का कहना है कि यूज किए गए ग्लव्स भेजकर कंपनी कोरोना संक्रमण फैलाने का भी अपराध किया है। इसे देखा तो वो भी यूज्ड ग्लव्स, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जहाँ से दवा परचेज की जा रही है वो उनके खिलाफ विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया है, इससे संक्रमण फैलने की और भारी आशंका है। तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे। और हल्द्वानी से खबर है, यहां पर डीआरडीओ के कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। डीआरडीओ ने यहां पर 500 बेड का फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया है। अस्पताल में 375 ऑक्सीजन बेड हैं, तो वहीं 125 आईसीयू बेड भी हैं, जबकि 100 वेंटिलेटर बेड भी उपलब्ध हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते 100 बेड को रिजर्व रखा गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत वर्चुअली मौजूद रहे, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, सांसद अजय भट्ट और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऑपरेशन थिएटर है, सर्जिकल उपकरण भी है, लेकिन जिसने ऑपरेशन को अंजाम देना है वो डॉक्टर ही नहीं है। ऐसी ही कुछ स्थिति है उत्तराखंड की, जहां पर सिर्फ 40% स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही तैनात हैं। ऐसे में कोविड की तीसरी वेव से कैसे होगा मुकाबला, एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। कोविड काल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन डॉक्टर्स की उपलब्धता अभी दूर की कौड़ी बनी हुई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का तो भारी टोटा है। हालात ये हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के करीब 58% पद खाली पड़े हैं। हाल ही में मेडिकल चयन बोर्ड से 375 डॉक्टर्स राज्य को मिले, लेकिन इनमें से भी 100 से ज्यादा डॉक्टर ने ज्वाइन ही नहीं किया। सर्जन के 140 पदों पर सिर्फ 40 डॉक्टर हैं। फिजिशियन के 149 पदों में से 117 पद खाली हैं। एनेस्थीसिया के 145 पदों की जगह 56 ही तैनात हैं। बाल रोग में 155 की जगह 63 ही डॉक्टर हैं। महिला रोग में 155 की बजाय 63 डॉक्टर। चर्म रोग विशेषज्ञ तो पूरे राज्य में 3 ही डॉक्टर हैं। 403 डॉक्टर्स का चयन हुआ था, तो उसमें भी कुछ आए थे स्पेशलिस्ट, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर अभी योगदान नहीं दिया। कोविड-19 के तहत किसी को कोविड हो गया, किसी को अपने उस समय उन्होंने ज्वाइन करना चाहा, फिर नहीं ज्वाइन करा। दूसरी लहर से निजात मिलने के बाद अब डर तीसरी लहर का है। ऐसे में सरकार अब वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियों की राह देख रही है, तो वहीं रिटायर हो चुके डॉक्टर्स और आर्मी डॉक्टरों से भी आगे आने की अपील की जा रही है। अलग अलग माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट की हमारी आपूर्ति हो, चाहे हमारा मेडिकल चेन बोर्ड के माध्यम से है, चाहे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से है। आपने ये भी देखा हो कि हमने सामान्यतः अपील भी करी है कि यदि कोई व्यक्ति आपका जो अपनी सेहत जिनकी ठीक है एंड 60+ होकर वो गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारे वॉक इन इंटरव्यूज भी अलाउ हो रहे हैं एंड वॉक इन इंटरव्यूज के माध्यम से भी हम उनको रख रहे हैं। लबोलुआब ये है कि राज्य में 1187 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पदों पर सिर्फ 492 तैनात हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि हेल्थ सिस्टम कितना ही अपडेट क्यों ना हो, बगैर डॉक्टर्स के ये चलेगा कैसे। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोविड की थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन राज्य में 60% चाइल्ड स्पेशलिस्ट तैनात ही नहीं है। ऐसे में बच्चे प्रभावित हुए तो डॉक्टर्स की कमी आड़े आ सकती है। लिहाजा दून हॉस्पिटल इन दिनों MBBS डॉक्टर्स और अपने स्टाफ को ट्रेंड करने में जुटा हुआ है। प्लेन MBBS हैं और उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं आजकल, और हमारे जो है ये ट्रेनिंग जो है पिछले 1-2 हफ्तों से चल रही है। और हमारे जो जितने भी अन्य चिकित्सक हैं, चाहे वो फिजिशियन हों या अन्य जो है विभागों के हैं, उनको भी जो है हम जो है पीडियाट्रिशियन की और जो भी उपचार करने की और ऑक्सीजन थेरेपी और ICU की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें जो है हम करवा रहे हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है और वक्त आने पर हर सीट में उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। दिल्ली दौरे से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दावेदारों के साथ में काम करना है। टिकट कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंगलवार को एक दिन के दिल्ली दौरे पर गए, जहां प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से कोरोना के हालात के साथ चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। देहरादून लौटने पर प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि अभी उपचुनाव सिर्फ गंगोत्री का तय है। जब मुख्यमंत्री की सीट तय हो जाएगी तो उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे। तो मात्र एक सीट है, वो है गंगोत्री, जहाँ पर चुनाव होना है। स्वाभाविक बात है, चुनाव होगा तो हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो सीटें वैकेंट होगी उस पर हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 2017 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में 2022 में वापसी का जो ब्लूप्रिंट कांग्रेस तैयार कर रही है, उसमें कोशिश पुराने और नए चेहरों में बैलेंस बनाने की है। वहीं प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि दावेदारों का काम मेहनत करना है, टिकट फाइनल करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जब टिकट वितरण होगा, क्योंकि टिकट वितरण कोई प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा और जब समय अनुकूल होगा तब होगा। लेकिन हमारे तमाम साथी लगे हुए हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तमाम साथी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है कार्य कर रहे हैं। सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। अब ग्रीन सिग्नल की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियों में ग्रीन सिग्नल तो एकदम आखिरी में ही मिलता है, तो अगर उसके इंतजार में अगर कोई रहेगा तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा और मुझे लगता है कि जीतना भी उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं वो सब अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में करीब 7 महीने का वक्त बचा है और 2017 की हार के बाद कांग्रेस के लिए चुनाव नाक और साख का चुनाव। और कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने दावेदारों को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि जो दम दिखाएगा वो ही टिकट पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और 3 दिन से बंद बद्रीनाथ हाईवे को बुधवार शाम को आखिरकार खोल दिया गया। रुद्रप्रयाग के खंकरा में सम्राट होटल के पास हाईवे भूस्खलन के चलते रविवार से ही बंद था। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। पहले हाईवे को सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया और फिर भारी वाहनों के लिए भी रोड को खोल दिया गया। हालांकि NH पर अब भी हादसों की संभावना बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम के अलावा केदारनाथ के साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ने वाला भी ये एकमात्र हाईवे है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप डिजिटल पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और आपकी उम्र 32 साल से कम है तो ये खबर आपके लिए है। न्यूज़ 18 उत्तराखंड को चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश सेंटर्स के लिए डिजिटल पत्रकारों की जरूरत है। आवेदन 5 जून शाम 6 बजे तक आप कर सकते हैं। और वेबसाइट भी हम आपको बता दें www.news18.com लोकल 18 पर किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप hindi.news18। और खबर अल्मोड़ा से लेते हैं। यहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने जैती में युवक के साथ मास्क पहनने को लेकर दबंगई की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जांच किया, सीओसीटी को दी है। पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक को सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में थाने ले जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन युवक अपने घर में चला गया था। वहीं इस दौरान खूब गाली गलौज भी की गई थी।
एक सोशल मीडिया पे एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है जो तथ्य हैं वो कुछ एसओ द्वारा अलग बताए गए हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है सीओ सिटी को दी गई है। सीओ अल्मोड़ा इसकी जांच करेंगे और उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें थाने द्वारा बताया गया कि उस युवक द्वारा एक माफीनामा भी थाने में दिया गया है। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पुलिस वाले एक युवक के साथ जबरदस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक घर के पास बैठा था और मास्क नहीं पहने हुआ था, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। युवक पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में थाने लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन युवक घर के अंदर चला गया। वहीं इस दौरान अपशब्दों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।